तो मेंटल हेल्थ रोगियों के लिए विभिन्न प्रकार के उपचार बताए थे, उसमें एक थेरेपी वाला था जिसको हम लोग ईसीटी के बारे में जाने थे। तो इस ईसीटी के बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने में है, ईसीटी को इलेक्ट्रोकन्वल्सल थेरेपी यानी उपचार कहते हैं, समझ गए। यह एक दैहिक उपचार विधि है। मतलब यह क्या है, यह एक आपका कहा जाए तो यह एक विद्युत धारा के उपयोग करके, इलेक्ट्रिक करंट के उपयोग करके यह एक उपचार में लाया जाता है, जिसमें आपको आर्टिफिशियल सीजर मतलब कृत्रिम रूप से दौरा उत्पन्न किया जाता है, समझ गए। इसका मुख्य मकसद यही रहता है कि जब कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में हो जाता है तो पेशेंट के अंदर एक कृत्रिम दौरा उत्पन्न करने के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रोड का सहायता लिया जाता है, समझ गए। जैसे मान गए एक मशीन है, इस मशीन से जो है 2 इलेक्ट्रोड निकलता है, समझ गए। 2 इलेक्ट्रोड निकलता है, एक इलेक्ट्रोड ए हो गया, एक इलेक्ट्रोड ए हो गया। ये मशीन जब शुरू होता है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने लगता है और यह ब्रेन जो इलेक्ट्रोड होता है यह मस्तिष्क के जो है टेम्पोरल क्षेत्र पर, टेम्पोरल लोब पर जो है लगाया जाता है, समझ गए। कहाँ लगाया जाता है, टेम्पोरल लोब पर लगाया जाता है। और यह टेम्पोरल लोब पर लगाने के बाद यह जो है व्यक्ति के अंदर ग्रेडमल सीजर उत्पन्न करता है, समझ गए। ग्रेंडमल सीजन उत्पन्न करता है, समझ गए। कुछ देर के लिए दौरा उत्पन्न करता है, झटका उत्पन्न करता है पेशेंट के अंदर, समझ गए। तो यही ईसीटी होता है। ईसीटी एक जो है, ईसीटी एक इलेक्ट्रिकल उपचार है, एक दैहिक उपचार विधि है जिसमें आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से दौरा उत्पन्न करने हेतु जो है इसमें ईसीटी का इस्तेमाल जो है किया जाता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड के सहायता से ब्रेन का जो टेम्पोरल लोब होता है, टेम्पोरल क्षेत्र होता है, उस पर 2 इलेक्ट्रोड के सहायता से जो है वहाँ पे ग्रेंडमल सीजन उत्पन्न किया जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ें ग्रेंडमल सीजर को जो है हम लोग टॉनिक क्लोनिक जो है सीजर भी कहते हैं, समझ गए। क्लोनिक टॉनिक सीजर भी कहते हैं। तो इस सीजर को ध्यान में रखिएगा। और यही सीजर आर्टिफिशियल सीजर होता है। अब देख सकते हैं ब्रेन में कहाँ पे लगाते हैं। तो ये जो होता है, जो हम देते हैं ईसीटी, मुख्यतः 2 प्रकार से दिया जाता है। एक यूनिलेटरल दिया जाता है और एक बाईलेटरल दिया जाता है, समझ गए। बाईलेटरल जो होता है वह कान और आँख दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोड को दोनों के बगल में लगाया जाता है, समझ गए ना। यहाँ पे देख लीजिए, इसी वाले जगह पर एक इलेक्ट्रोड लगाया जाता है और एक इलेक्ट्रोड जो है आपको उस साइड से रहता है, समझ गए। जबकि यूनिलेटरल होता है तो वह दोनों आँखों के बीच में भी एक होता है और एक ऊपर में लगाया जाता है, समझ गए। तो ये हो गया आपका। उसके बाद एक और है बाईफ्रंटल। बाईफ्रंटल होता है जिसमें दोनों फ्रंट में ही इलेक्ट्रोड को लगाया जाता है, समझ गए। यानी अलग अलग पोजीशन 2 इलेक्ट्रोड होता है। दोनों इलेक्ट्रोड अगर बाइलेटरल अगर प्रकार से ईसीटी दिया जाएगा तो दोनों में, दोनों साइड से जो है आपको इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है, समझ गए। दोनों कान और आँख के बीच में यहाँ पे, ओके। अगर यूनिलेटरल होगा तो एक जो है आपके बगल में होगा और एक ऊपर लगाया जाता है, समझ गए। फ्रंटल होगा, बाई फ्रंटल, तो दोनों जो है सामने ही लगाया जाएगा और लगाने के बाद उसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, समझ गए। ये देख लिए। अब बात आता है कि हम ईसीटी का उपयोग कहाँ करेंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या। कंट्रा इंडेक्शन एक होता है, इंडेक्शन एक होता है, कंट्रा इंडेक्शन। इंडेक्शन मतलब निर्देश होता है, संकेत कि हम कहाँ कहाँ ईसीटी का उपयोग कर सकते हैं। और कंट्रा इंडेक्शन होता है कि कहाँ पे नहीं करेंगे, मीन्स कहाँ पे निषेध है ईसीटी करना, समझ गए ना। तो ईसीटी के प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, जैसे कोई पेशेंट उन्माद के है, समझ गए, मतलब मेनिया वाला पेशेंट है, समझ गए। भयानक पागलपन वाला पेशेंट है, उसमें करेंगे। दौरा अगर पड़ने लगेगा पेशेंट को, उसमें करेंगे। कोई जो है हिंसक प्रवृत्ति, मतलब इमरजेंसी साइकेट्रिक के कंडीशन में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाने पर इसका उपयोग करेंगे। आत्महत्या, अगर ऐसा लगे कि कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा दिमागी रूप से संतुलित नहीं है और वह आत्महत्या कर सकता है, तो उस कंडीशन में भी यह दिया जाता है। मूर्छा, स्टूपर होने पर भी इसका उपयोग करते हैं। बहुत ज़्यादा उत्तेजन अवस्था होने पर भी इसका उपयोग करते हैं, समझ गए। एस्किज़ोफ्रेनिया में भी उपयोग करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में भी इसका उपयोग करते हैं। बाइपोलर मतलब जिसमें डिप्रेशन और मेनिया दोनों के लक्षण हो, समझ गए। आत्महत्या का भय अगर सता रहा है किसी पेशेंट में तो उसको भी जो है ये दिया जाता है। डिप्रेशन रोगियों जो दवाई ले रहा हो और उसका कोई परिणाम न मिला हो अच्छा, तो उसके बाद यह थेरेपी यूज करते हैं, समझ गए। मतलब कोई पेशेंट डिप्रेशन का है, वो दवाई ले रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको ईसीटी देते हैं, समझ गए। अब साध रोगी दवाई के विपरीत चिन्ह उपस्थित होने पर, अब कोई डिप्रेशन वाला रोगी है, वह दवाई ले रहा है डिप्रेशन का, लेकिन उसमें कोई साइड इफेक्ट आ गया है, तो उस कंडीशन में भी जो है ये दिया जाता है। जल्दी
परिणाम अगर मान गए इन सभी उपचार जैसे दवाई हो गया, साइकोथेरेपी हो गया, ये सबसे अगर उपचार नहीं मिल रहा है तो जल्दी प्राप्त करना है उपचार, तो यह ईसीटी लाभकारी होता है। मंद बुद्धि के दौरान अगर डिप्रेशन आ रहा है तो उस कंडीशन में भी, समझ गए, कोई ऐसा मरीज है जो अपने उपचार में कोई दूसरे उपचार में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, समझ गए, अनकोऑपरेटिव है, तो उस कंडीशन में भी जो है उसको ईसीटी दिया जाएगा। तो ये सब ईसीटी का संकेत होता है। कहाँ कहाँ देंगे देख लीजिए। खासकर इतना ध्यान रखिए कि ईसीटी जो होता है नॉर्मल मानसिक समस्या में नहीं दिया जाता है। नॉर्मल मतलब जैसे चिंता हो गया, फोबिया हो गया, समझ गए, मतलब नॉर्मल कोई बीमारी है, हल्का अगर डिप्रेशन रहेगा उसमें भी नहीं देंगे, समझ गए, नींद के समस्या है उसमें भी नहीं देंगे। मतलब अगर हल्का पल्का अगर पेशेंट में अगर समस्या है मानसिक रोग का तो उस कंडीशन में ईसीटी नहीं दिया जाता है, समझ गए। ईसीटी भयानक रूप लेने के बाद ही दिया जाता है, चाहे वो डिप्रेशन का हो, चाहे वो आपका मेनिया का हो, चाहे भयानक पागलपन का हो, या फिर भयानक रूप से दौरा पड़ना लगे, व्यक्ति बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाए, वह अपने और दूसरे को क्षति पहुंचाने पर उतारू हो जाए, इस कंडीशन में आत्महत्या का बहुत ज़्यादा व्यक्ति के अंदर डर आने लगे, उस कंडीशन में व्यक्ति के स्टूपर मूर्छा होने लगे, इस मतलब भयानक स्थिति में, मानसिक रोग के भयानक स्थिति होने पर ही ईसीटी का उपयोग किया जाता है, समझ गए। चाहे वो भयानक स्थिति किसी भी चीज़ का हो, स्किज़ोफ्रेनिया हो, बाइपोलर डिसऑर्डर हो, सुसाइड का हो, या फिर डिप्रेशन के मामले में दवाई ले रहा है लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में भी दिया जाता है, समझ गए। या वहाँ भी दिया जाएगा जहाँ पे कोई साइकोथेरेपी काम न कर रहा हो, वहाँ पे दिया जाएगा। कोई एंटीसाइकोटिक कोई दवाई ले रहा है वह काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में भी दिया जाएगा। तो ये सारे चीज़ जो है, या फिर ऐसा मरीज जो कोई अन्य उपचार जैसे साइकोथेरेपी हो गया या मेडिसिन वाला हो गया, इन सब उपचार में कोई जो है मदद नहीं कर रहा हो तो उस कंडीशन में उसको ईसीटी दिया जाता है। तो ये सब ईसीटी का संकेत हो गया जो कि आपको यहाँ पे बता दिया गया। ओके, अब बात आता है, ऊपर तो देख लिए कि कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में देंगे, संकेत देख लिए, लेकिन अब हमको यहाँ पे देखना है कंट्रा इंडिकेशन, मतलब कहाँ कहाँ अब वर्जित है ईसीटी देना। तो ईसीटी देने में जो वर्जित है कुछ ऐसे लक्षण है जहाँ पे आप नहीं दे सकते हैं, समझ गए। जैसे किसी को अगर फ्रैक्चर है, अस्थि भंग है, उसमें नहीं देंगे। वृद्धावस्था में भी यह नहीं दिया जाता है। हाइपरटेंशन जिसको HTN बोलते हैं, इसमें भी नहीं देंगे। प्रेगनेंसी में भी नहीं दिया जाएगा, तो समझ गए। हृदय घात हो मतलब हार्ट फेलुअर में भी नहीं दिया जाएगा। हृदय पेशीय रोध गलन मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई रोग होगा तो नहीं दिया जाएगा। दृष्टि पटल विच्छेदन, इसमें भी जो है नहीं दिया जाएगा, समझ गए। और साथ में कुछ और भी लक्षण है, रक्त वाहिनी अगर देने पर फूल जाता हो वैसे पेशेंट को नहीं दिया जाएगा। जिसमें ICP लेवल बढ़ा रहता हो उसको भी नहीं दिया जाएगा, समझ गए। किसी को अगर ट्यूमर वगैरह हो तो उसको भी नहीं दिया जाएगा। तो इन सारे कंडीशन में ईसीटी विपरीत संकेत होता है, चाहे फ्रैक्चर हो, वृद्धावस्था हो, हाइपरटेंशन हो, प्रेगनेंसी हो, हार्ट फेलुअर हो, समझ गए, दृष्टि पटल में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, समझ गए, या फिर ब्लड वेसल्स अगर फूला हो, समझ गए, ICP लेवल बढ़ा हो, कोई ट्यूमर बना हो, तो इस कंडीशन में ईसीटी निषेध होता है, नहीं दिया जाना चाहिए। तो आप लोग निषेध देख लिए, संकेत देख लिए। अब चलिए हम लोग देखेंगे कि ईसीटी देने की क्या प्रक्रिया है, कैसे देते हैं, समझ गए। चलिए, ईसीटी देने के कुछ प्रक्रिया में पहला है औषधि के आधार पर। औषधि जो है आपको देने की जो प्रक्रिया है उसमें जो प्रक्रिया है, एक होता है प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है और एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है। ईसीटी देने के जो प्रक्रिया है उसमें डायरेक्ट भी दिया जाता है और इनडायरेक्ट रूप से भी दिया जाता है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि इस प्रक्रिया में रोगी को बिना बेहोश किए ही ईसीटी दी जाती है। यह संशोधित ईसीटी से अधिक प्रभावी है, परंतु इसके सर्व प्रभाव अधिक होते हैं। डायरेक्ट ईसीटी के मतलब होता है कि जब ईसीटी हम लोग देने की जब प्रक्रिया देखते हैं ना तो हम ये सोचते हैं कि ईसीटी कितने तरीके से देते हैं। तो ईसीटी जो देने का जो तरीका है, जो विधि है, उसमें पहला है औषधि के आधार पर। औषधि के आधार के मतलब कि औषधि देंगे उस समय भी ईसीटी दे सकते हैं और बिना औषधि के भी ईसीटी देते हैं। औषधि का मतलब होता है कि जैसे सर्जरी में पेशेंट जाता है तो उसको बेहोश करके सर्जरी किया जाता है ना, बिना बेहोशी के पेशेंट सर्जरी होता है, नहीं होता है। थोड़ा माइनर सा अगर करना हो तो उसके लिए होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा मेजर से लेकर अगर बहुत ज़्यादा बड़ा करना हो सर्जरी तो बिना जो है आपको बेहोशी किए हुए नहीं किया जाता है। तो उसी प्रकार से ईसीटी में दो प्रकार से किया जाता है। एक डायरेक्ट कर दिया जाता है बिना बेहोश किए पेशेंट को, उसमें कोई दवाई का उपयोग नहीं होता है, बिना बेहोश किए ही ईसीटी दे दिया जाता है। और ये जो होता है, यह जो इसका तो ईसीटी का प्रभाव तो अधिक रहता है, ज़्यादा इसका इफेक्ट मिलता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी बहुत
ग्रोथ होता है, समझ गए। इफेक्ट अच्छा मिलता है तो इसका साइड इफेक्ट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि बिना बेहोश के पेशेंट को आप ईसीटी दीजिएगा, बिना बेहोशी किए हुए उसके ब्रेन में करंट का प्रवाह होगा तो उसको साइड इफ़ेक्ट तो होगा ही, लेकिन उसका प्रभाव भी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो डायरेक्ट ईसीटी हो गया। दूसरा है यहाँ पे अप्रत्यक्ष ईसीटी। ईसीटी दो प्रकार से जो औषधि में दिया जाना है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में ईसीटी से पूर्व रोगी को जो है मांसपेशी शिथिलन या फिर बेहोशी के लिए दवाई दी जाती है। मांसपेशी शिथिलन का मतलब है कि एंटी एस्पाज्मोटिक दवाई दिया जाता है, समझ गए। यह एस्पाज्मोटिक दवाई क्या करता है कि मसल्स को शिथिल कर देता है, समझ गए। और पेशेंट को बेहोश का भी दवाई दिया जाता है, और जिसके बाद पेशेंट को जो है मॉडिफाई ईसीटी इसी को कहते हैं, जिसमें दवाई का उपयोग करके फिर पेशेंट को बेहोश करके दिया जाता है। इसे मॉडिफाई भी कहा जाता है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट तो कम होता है, लेकिन यह असर कम करता है, धीरे धीरे करता है, समझ गए। इसीलिए यहाँ पे मॉडिफाई को जो है, मॉडिफाई से ज़्यादा प्रभावी जो है डायरेक्ट वाला होता है, इनडायरेक्ट वाला कम प्रभावी होता है, लेकिन इसमें साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, इसमें साइड इफ़ेक्ट न के बराबर होता है। ओके, तो अब दवाई के आधार पर देख लिए। अब दूसरा जो देने की प्रक्रिया है वह इलेक्ट्रोड के स्थिति के आधार पर। अब जो हम लोग ईसीटी देने के जो प्रक्रिया है दवाई के आधार पर तो देख लिए, औषधि के आधार पर कि बिना दवाई के अगर सीधा दे देंगे, डायरेक्ट दे देंगे तो वह डायरेक्ट ईसीटी, और दवाई देकर बेहोश करके अगर ईसीटी देंगे तो वह इनडायरेक्ट हो जाएगा, समझ गए, दोनों समझ गए। अब यहाँ पे एक चीज़ें आता है कि इलेक्ट्रोड के कहाँ कहाँ इलेक्ट्रोड देंगे। मेन यही होता है, मेन यही जो है आपका, समझ गए। मेन जो है यही दो प्रकार से दिया जाता है ईसीटी, जो आपके इलेक्ट्रोड के पोजीशन के आधार पर होता है। ऊपर में बता दिए कि अगर दोनों साइड में होगा तो बाईलेटरल, यूनिलेटरल मतलब एक होगा आपके साइड में और एक होता है ब्रेन पर, तो यूनिलेटरल, और बाईफ्रंटल होता है जो दोनों सामने होता है, समझ गए। ऊपर देखें फिगर में, यूनिलेटरल यही होता है, समझ गए। यूनिलेटरल के मतलब होता है कि इसका प्रयोग तुलनात्मक रूप से कम किया जाता है। यूनिलेटरल का प्रयोग तुलनात्मक रूप से कम किया जाता है, लेकिन यह अधिक सुरक्षित होता है। फिर से कंडीशन है, देख लीजिए। यूनिलेटरल जो होता है इसका उपयोग कम किया जाता है, लेकिन यह ज़्यादा जो है सिक्योर होता है पेशेंट के लिए, समझ गए। इसमें एक इलेक्ट्रोड को नॉन डोमिनेंट साइड के टेम्पोरल क्षेत्र पर रखा जाता है तथा दूसरे इलेक्ट्रोड को मस्तिष्क के मध्य रेखा के पास नॉन डोमिनेंट साइड पर रखा जाता है। अर्थात दाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क के बाईं ओर इलेक्ट्रोड रखा जाता है। मानिए ऊपर में जो आप फिगर देखे हैं ना, यूनिलेटरल वही है कि एक बगल में दोनों कान और आँख के बीच में एक होगा नॉन डोमिनेंट साइड पर, और एक होगा मस्तिष्क के बीच में मध्य रेखा पर। तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा, यही आपका यूनिलेटरल हो जाएगा। अब यह साइड में हम कैसे करेंगे कि ये साइड में देंगे, तो जो पेशेंट अगर दाहिने हाथ का है तो उसको बाएं साइड के बगल में एक इलेक्ट्रोड रखेंगे, अब बाकी ये तो बीच में रहेगा ही ब्रेन के, तो यह यूनिलेटरल हो जाएगा। अगर कोई बायां हाथ से काम करने वाला रहा होगा पेशेंट तो उसको दाहिने साइड के बगल में लगाएंगे। ये चीज़ें हैं, समझ गए। यह यूनिलेटरल होता है। यूनिलेटरल ज़्यादा सेफ है पेशेंट के लिए, लेकिन इसका उपयोग कम किया जाता है। ओके, अब आता है यहाँ पे बाईलेटरल। बाईलेटरल वही है कि यह ईसीटी सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि यूनिलेटरल कम लाया जाता है। इस विधि में इलेक्ट्रोड को मस्तिष्क के दोनों तरफ के टेम्पोरल क्षेत्र के आँख और कान के बीच में लेटरल कैंथस होता है। लेटरल, समझ गए ना, लेटरल कैंथस से उसी तरफ के कान के मध्य खींची गई रेखा पर 1 से 1.5 इंची के दूरी पर स्थित बिंदु पर रखा जाता है, समझ गए। जैसे इधर कान है बगल से और इधर आगे हमारा आँख रहता है, तो कान और आँख आगे है, इस दोनों के बीच में जगह होता है ना, तो इसी बीच में एक इलेक्ट्रोड को जो है शिफ्ट किया जाता है, और फिर जो है दूसरे साइड में भी जो है इलेक्ट्रोड को उसी प्रकार से लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि बाईलेटरल में दोनों साइड से ही कान और आँख के बीच में ही लगाया जाता है, समझ गए, 1 से 1.5 इंची के दूरी पर। तो यही हमारा क्या होता है, लगाया कहाँ जाता है, लेटरल कैथस, मतलब दोनों के बीच जो जगह होता है वह लेटरल कैथस पर लगाते हैं, समझ गए। और यही टेम्पोरल लोब पर लगाते हैं। चीज़ों को समझिएगा, मस्तिष्क के दोनों तरफ टेम्पोरल क्षेत्र में लगाते हैं। टेम्पोरल लोब में जो आँख और कान के बीच में होता है लेटरल कैथस, उसी पर लगाते हैं, समझ गए। अब ये बाईलेटरल दोनों साइड से, यूनिलेटरल होगा तो एक साइड से और एक मस्तिष्क के बीच में, समझ गए। यही दो प्रकार है। सर्वाधिक उपयोग बाईलेटरल का होता है, समझ गए, लेकिन सबसे ज़्यादा सेफ का बात कहेगा तो यूनिलेटरल होता है। ओके, चलिए
अब यह काम कैसे करता है, मतलब ईसीटी काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, चलिए इसके क्रियाविधि को देखते हैं। अब जब भी इलेक्ट्रोड हम शिफ्ट कर देते हैं तो हम ये देखते हैं कि पेशेंट को कितना ईसीटी देना है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार इलेक्ट्रोड उसके मस्तिष्क पर लगा देंगे और इलेक्ट्रिक करंट जो है पास करते रहेंगे ब्रेन में, पेशेंट देते कट जाएगा। इतना कम सेकेंड के लिए दिया जाता है ना कि आप समझ भी नहीं सकते हैं। ईसीटी का उच्चतम प्रभाव 5 से 10 बार ईसीटी देने के बाद प्राप्त होता है। एक बार झटका देता है तो वह कुछ सेकंड के लिए ही दिया जाता है, समझ गए। तो 5 से 10 जो ईसीटी देगा तब जाके पेशेंट को जो है अच्छा प्रभाव मिलता है। लेकिन अगर किसी को बहुत दिनों से स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट है तो उसको 20 से 25 ईसीटी की आवश्यकता, मतलब एक अगर नॉर्मल डिप्रेशन वगैरह का अगर पेशेंट है, पागल उगल का है, तो उसको 5 से 10 ईसीटी हम देंगे 5 से 10 बार, तो उसको जो है अच्छा प्रभाव मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह क्रोनिक वाला सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट होगा तो उसको 20 से 25 ईसीटी की आवश्यकता होगा, समझ गए। ईसीटी सप्ताह में 3 बार प्रयोग की जा सकती है। अधिकतम सप्ताह में ईसीटी का प्रयोग 3 बार आप कर सकते हैं अल्टरनेट कर करके, समझ गए। तो यह ईसीटी का हो गया आपका क्या चीज़, ईसीटी का फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना ईसीटी हमको देना चाहिए, समझ गए। जब भी आएगा पेशेंट उसको 5 से 10 ईसीटी दिया जाएगा नॉर्मल वाले को। अगर क्रोनिक सिजोफ्रेनिया वाला होगा तो उसको 20 से 25 ईसीटी की आवश्यकता होगा और यह ईसीटी सप्ताह में 3 बार से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ओके, तो यह हो गया फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना मिलना चाहिए। अब होता है यहाँ पे ईसीटी के तकनीक हेतु आपको कुछ तैयारियाँ करना पड़ता है। आप मानिए एज ए नर्स है, ईसीटी कैसे दिया जाता है, कितना दिया जाता है, ये हो गया। लेकिन अब हमको देखना है ईसीटी किसी मरीज को हम देंगे तो उसको कैसे तैयार करना है, समझ गए ना। तो ईसीटी हेतु तैयारी करना पड़ता है, ईसीटी तकनीक के लिए कुछ चीज़ें का तैयारी करना पड़ता है, समझ गए। चलिए देखते हैं। पहला है अनुमति लेना। अनुमति लेने का मतलब होता है, यहाँ पे देखिएगा, अनुमति लेने का मतलब होता है पेशेंट को कि सर्वप्रथम रोगी या उसके संबंधियों से ईसीटी उपचार की अनुमति प्राप्त करनी जरूरी होती है। पहला पॉइंट यही है कि जिस प्रकार से सर्जरी में हम सर्जरी करने से पहले पेशेंट के घर वालों पेरेंट्स से लिखित सहमति लेते हैं, उसी प्रकार से रिटन कंसेंट जो है आपको यहाँ भी लेना पड़ता है। चूँकि यह ईसीटी एक जोखिम भरा होता है, इसलिए हम इसका जो है रिटन कंसेंट जो है पेशेंट के पेरेंट्स से लेते हैं। पहला अनुमति लेना तैयारी करने में। दूसरा है ईसीटी रूम के हम लोग तैयारी करते हैं। जिस प्रकार से सर्जरी का तैयारी होता है ना, उसी प्रकार से ईसीटी रूम का भी तैयारी करते हैं। इसमें इमरजेंसी उपकरण के साथ साथ ईसीटी रूम में सभी चीज़ें होनी चाहिए ईसीटी रूम के तैयारी में, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर होनी चाहिए, सक्शन करने वाला एपार्टस होनी चाहिए, फेस मास्क होनी चाहिए, रिससिटेशन एपार्टस होनी चाहिए, एनेस्थेटिक अप्लियांस होनी चाहिए, इमरजेंसी ड्रग होनी चाहिए, एम्बुलेंस बैग, एम्बू बैग होनी चाहिए और बीपी एपार्टस होनी चाहिए। और ये सब का जो है ज़रूरी इमरजेंसी में पड़ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से सर्जरी के लिए पेशेंट को तैयारी किया जाता है, सभी सामान रखा जाता है सर्जरी रूम में, ओटी में, उसी प्रकार से ईसीटी रूम में भी ये सारे सामान होना बहुत ज़रूरी होता है, समझ गए। आगे चलिए। तीसरा है ईसीटी के लिए अब रूम तैयारी कर लिए, अब सारा सामान हो गया पास में, रिटन कंसेंट हम ले लिए, लिखित सहमति ले लिए। अब हम क्या करेंगे कि ईसीटी के तैयारी के तकनीक में रोगी को अब तैयार करेंगे। तो अब रोगी को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी दवाई देना होता है ईसीटी पहले से, जो दवाई वो सारे दवाई जो है हम देते हैं। जैसे ईसीटी से 30 मिनट पहले यानी आधा घंटा पहले एट्रोपिन सल्फेट जो है ये सब क्यूटेनियस मार्ग से 1 GM समझ गए ना दी जाती है, जिससे स्रावित पदार्थों घट जाती है, मतलब मुंह से जो सिक्रेशन हो वह घट जाता है। क्यों? क्योंकि ईसीटी देने वक्त अगर मुंह से सिक्रेशन निकलेगा तो गड़बड़ होगा, तो इसीलिए एट्रोपिन पहले दिया जाता है 1 GM, समझ गए, ताकि पेशेंट के सिक्रेशन कम जाए, समझ गए, और हृदय संकुचन में असमानता से सुरक्षा प्राप्त हो। ओके। ईसीटी से पूर्व रोगी को एनेस्थेटिक के रूप में थियोपेंटल सोडियम IV मार्ग द्वारा दिया जाता है। अब आप ऊपर देखे हैं कि पेशेंट को औषधि दिया जाता है, बेहोशी किया जाता है, तो बेहोशी के लिए थियोपेंटल सोडियम इंट्रावेन के माध्यम से देते हैं। पहला, मुंह से सिक्रेशन को कम कराने के लिए एट्रोपिन देंगे 1 GM, और उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, थियोपेंटल एनेस्थेटिक बेहोशी के लिए देते हैं, जो थियोपेंटल सोडियम IV के रूप में। ओके।
ये हो गया। उसके बाद ईसीटी से पूर्व ही रोगी के शरीर को रिलैक्स करने के लिए, अवस्था में लाने के लिए सुसिनाइल कोलाइन 0.3 ml से 0.5 ml तक आईवी द्वारा दिया जाता है। शरीर की विश्राम अवस्था व ईसीटी के दौरान ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, जिससे सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो सकता है, मीन्स ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो सकता है, समझ गए। अतः O2 थेरेपी द्वारा इसको रोका जाता है। जब हम व्यक्ति को जो है आईवी मार्ग से विश्राम, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए अगर हम ये दवाइयाँ देंगे ना इतना ml तक आईवी मार्ग से, तो पेशेंट को रिलैक्स होने पर जो है उसे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाता है, और यह ऑक्सीजन आप पूर्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा, सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो सकता है, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो सकता है। तो उसके लिए इससे जो है हम लोग O2 थेरेपी भी देंगे। तो रोगी को तैयार करने में 3 दवाइयाँ याद रखिएगा। पहला, सिक्रेशन को कम करने के लिए एट्रोपिन 1 GM देते हैं, ओके। उसके बाद जो है ईसीटी को जो है देने से पहले एनेस्थेटिक दवाई थियोपेंटल सोडियम आईवी मार्ग से देंगे, ओके। आगे हम लोग देखेंगे, अब हमको बॉडी को रिलैक्स करना है, पेशेंट को नॉर्मल करने के लिए दवाई दे देते हैं, जिससे शरीर कोई हलचल ना करे, विश्राम की अवस्था में आ जाए, तो उसे सुसिनाइल कोलाइन देते हैं, और यह 0.3 ml से 0.5 ml आईवी से देंगे, और बॉडी को रिलैक्स कर देता है। यह दवाई रिलैक्स करने से हो सकता है बॉडी में ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाए, तो इसके लिए O2 थेरेपी देते हैं। अगर नहीं दीजिएगा तो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी से हाइपोक्सिया हो सकता है, सेरेब्रल हाइपोक्सिया, ओके। चलिए, तो ये हो गया रोगी के तैयार करना। अब रोगी को यहाँ पे देख लीजिए, रोगी को आरामदायक स्थिति देनी चाहिए, समझ गए। अब यहाँ पे देख लीजिए, रोगी को चपटे बिस्तर पर स्पाइन पोजीशन में लिटाया जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है कि रोगी को किस प्रकार के जो है ईसीटी देने में पोजीशन देते हैं, तो सुपाइन पोजीशन, जिसमें चित्त जो है पीठ के साइड से लिटा देते हैं, समझ गए। अब जो स्पाइनल होता है उसमें फ्रैक्चर हो सकता है झटका लगने से, पेशेंट के अंदर दौरा आने से, तो उसको रोकने के लिए, फ्रैक्चर को रोकने के लिए जो है नीचा तकिया लगा देते हैं, समझ गए। ईसीटी के दौरान वायु मार्ग को बनाए रखने के लिए, जीभ को काटने से बचाने के लिए माउथ गैग का उपयोग करना चाहिए, जो मुंह में लगा देने से मुंह खुला रहता है और उसमें हवा जाते रहेगा, और मुंह पर मुंह नहीं बैठेगा और जीभ भी नहीं कटेगा। माउथ गैग जो है लगा दिया जाता है, जिससे पेशेंट का मुँह खुला रहता है, बैठता नहीं है, समझ गए। क्योंकि ईसीटी देने से झटका लगेगा, दौरा पड़ेगा, तो हो सकता है पेशेंट का मुंह दांत पे दांत बैठ जाए, जीभ भी कट सकता है, या फिर ऑक्सीजन का दिक्कत हो जाएगा, मुंह बंद हो जाएगा। तो इसलिए उसमें माउथ गैग लगा देते हैं ताकि मुंह खुला रहे, समझ गए। रोगी को गर्दन को सहारा प्रदान करने के लिए कोई सपोर्टिव डिवाइस लगा देते हैं। तो ये सारा चीज़ें पोजीशन के लिए काम करते हैं कि पेशेंट को अच्छा अनुभव हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो पोजीशन में, समझ गए। तैयारी करने में ही इलेक्ट्रोड को सही स्थिति में लगाएं। इलेक्ट्रोड को जहां आपको लगाना है उस इलेक्ट्रोड में देखिएगा ईसीजी करता है, तो ईसीजी करने में लुब्रिकेंट लगाता है ना, तो उसी प्रकार से आपको इलेक्ट्रोड में भी लुब्रिकेंट लगाकर ही टेम्पोरल क्षेत्र में जहां लगाना है वहां पे लगाना होगा। बाकी जो क्षेत्र है सिर का वह सूखा होना चाहिए, समझ गए। तो लुब्रिकेंट सिर्फ जो आपका इलेक्ट्रोड है उसी में प्रयोग करके लगाएंगे, बाकी क्षेत्र को सूखा रखेंगे। छठा है रोगी में सीजर उत्पन्न करना व उसका अवलोकन करना। अब जब सारा चीज़ आप लगा देंगे, पेशेंट को तैयारी भी कर दिए, दवाई दे दिए, पेशेंट को लिटा दिए अच्छे पोजीशन में, अब उसके बाद पेशेंट को आप क्या किए, अब आपको क्या करना है, करंट पास करना है, और उस सीजर को, जो सीजर उत्पन्न होगा पेशेंट में, ग्रैंडमल सीजन, वो आर्टिफिशियल सीजर जो इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद उसका अवलोकन करना है, देखना है कि कितना जो है व्यक्ति हलचल कर रहा है या क्या कर रहा है। रोगी को औषधि देने के 30 मिनट बाद 70 से 130 वोल्ट का करंट जो है 0.6 से 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित कर दे। देख लीजिए कितना जो है आपका कम समय के लिए प्रवाहित किया जाता है। अगर 1 मिनट प्रवाहित कर दिया जाएगा तो पेशेंट स्वाहा हो जाएगा, समझ गए। अगर किसी व्यक्ति के ब्रेन में एक मिनट के लिए अगर 70 से 130 वोल्ट का अगर करंट प्रवाहित करेगा तो बचेगा नहीं। तो देख लीजिए 0.6 से लेकर 1 सेकेंड तक जो है आपको इतना ही समय में जो है, मतलब 1 सेकेंड से भी कम समय के लिए यह करंट को प्रवाहित किया जाता है, समझ गए। प्रवाहित करने के बाद इससे व्यक्ति में ग्रैंडमल सीजर उत्पत्ति होती है, और ये जो है आपको अलग अलग फेज में होता है। यह ग्रैंडमल सीजर जो 0.6 से 1 सेकेंड तक जो हम इलेक्ट्रिक करंट जो देंगे, ये कौन कौन से जो है आपके फेज में आपके सीजर उत्पन्न करता है। तो ये ग्रैंडमल सीजर जो होता है ना, इसी ग्रैंडमल सीजर को हम लोग
क्लॉनिक, समझ गए ना, इसी को क्लॉनिक जो है हम लोग सीजर कहते हैं, समझ गए। इसकी अवधि लगभग 1 सेकेंड तक होती है। इसमें निम्न लक्षण पाए जाते हैं। क्या होते हैं? इसमें निम्न लक्षण होते हैं। क्लॉनिक फेज में होता है कि पेशेंट को 1 सेकेंड तक यह दिया जाता है। यह जो है यहाँ पे पेशेंट का जो पुतली होता है एकदम स्थिर हो जाता है, बॉडी धनुषाकार की स्थिति में दिखने लगता है, मुट्ठी एकदम बंद हो जाता है, त्वचा नीला पड़ जाता है, समझ गए। तो क्लॉनिक फेज में पेशेंट को जो है ये जो है आपके दिया जाता है, समझ गए। क्लॉनिक फेज में बहुत कम समय के लिए ही जो है आपके दिए जाते हैं यह वाले करंट, 1 सेकेंड तक मात्र। जैसे ही करंट प्रवाहित होता है व्यक्ति में, व्यक्ति अपना शरीर के पुतली एकदम जो है स्थिर हो जाता है, बॉडी धनासुकार हो जाता है, धनुषाकार, और बंद मुट्ठी, एकदम हाथ मुट्ठी बंद हो जाता है व्यक्ति का, और त्वचा नीला हो जाता है। तो यह क्लॉनिक फेज में दौरा पड़ने पर होता है। ओके, दूसरा फेज होता है जो इसकी समान अवधि 35 से 40 सेकेंड की होती है। इसमें निम्न लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे प्लेंटर फ्लेक्शन, मतलब तलवा जो है एकदम लगेगा सुन्नपन हो जाता है, मांसपेशियों में संकुचन व शिथिलन हो जाता है। प्लेंटर फ्लेक्शन होता है, मांसपेशी एकदम संकुचित और शिथिल हो जाता है। उसके बाद जो है ब्लेफेरोस्पाज्म हो जाता है पेशेंट के अंदर, और मध्यम प्रकार के जो पेशियाँ होता है उसमें, मतलब ये जो टॉनिक फेज होता है ना, यहाँ पे पेशेंट में ज़्यादातर मसल्स में समस्या, मसल्स जो है संकुचन, उसमें जो है ऐंठन टाइप से और सुनपन टाइप से जो है हो जाता है इस प्रकार के टॉनिक फेज में, समझ गए। तो 2 प्रकार के फेज में यह करंट होता है, जाता है, एक क्लॉनिक फेज और एक टॉनिक फेज। क्लॉनिक फेज बिल्कुल कम समय के लिए होता है, 1 सेकेंड के लिए। टॉनिक फेज 35 से 40 सेकेंड का होता है, जिसमें ज़्यादा देर देने से मांसपेशिया में ये सारे चीज़ें आ जाता है, समझ गए, लक्षण दिखाई देते हैं। रही बात यहाँ पे एक और होता है रिलैक्सन फेज। रिलैक्सन फेज का मतलब ही होता है कि इसमें रोगी पूर्णतः ईसीटी के बाद विश्राम स्थिति में रहता है। अब इसमें रिलैक्सन फेज में होता है कि जो व्यक्ति होता है जिसको ईसीटी दिया जाता है वह बिल्कुल रूप से रेस्ट पोजीशन में आ जाता है, बिल्कुल विश्राम में आ जाता है, और उसी को रिलैक्सन फेज कहते हैं। तो 3 फेज याद रखिएगा, ईसीटी देने में 3 फेज होते हैं, क्लॉनिक फेज और टॉनिक फेज और रिलैक्सन फेज। ओके, चलिए, कहता है ईसीटी के कारण उत्पन्न जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू ईसीटी। ईसीटी के कारण व्यक्ति में क्या क्या समस्या आ सकते हैं, क्या क्या जटिलता हो सकते हैं, जैसे ब्रेन मेमोरी का लॉस होना, एमनेसिया, समझ गए। उसके बाद भ्रम, कन्फ्यूजन आ सकता है व्यक्ति में ईसीटी देने के बाद, हेडेक, सर दर्द हो सकता है, व्यक्ति जीभ काट सकता है अपने आप को, दिल का दौरा पड़ सकता है, कार्डियक अरेस्ट, अस्थियों में टूटन महसूस हो सकता है, ज्वाइंट में टूटन महसूस हो सकता है, और मुंह सूखना, उल्टी होना, अत्यधिक पसीना आना, श्वसन में कठिनाई आना, मल मूत्र त्यागना, एकाग्रता में घटना, मतलब कंसंट्रेशन जो है घट जाएगा। तो यह सब नॉर्मली ईसीटी के जटिलता, साइड इफेक्ट होते हैं जो ईसीटी देखने के बाद मिलते हैं। तो ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा पूछता है। चलिए करते हैं शुरू। फोबिया का मतलब होता है, देखिए अभी भय होता क्या है। भय आप लोग देखते होइएगा कि बहुत लोग डरता है बिना किसी कारण के, जो है किसी चीज़ से जो है अपने आप को असहज महसूस करेगा। तो बिना किसी कारण से, किसी भी बिना रीजन के अपने आप को असहज, मतलब असहाय महसूस करना, यही डर होता है, यही भय होता है, समझ गए। भय एक प्रकार का विकार है, और ऐसा अगर किसी व्यक्ति में होता है कि बिना किसी रीजन के, किसी भी स्थिति में, किसी भी समय, बिना किसी रीजन हुए वह असहज महसूस करे, अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करे किसी स्थिति में, तो वह एक भय होता है जिसे डर कहते हैं, और यह एक विकार है, यह एक समस्या है, ठीक है। तो ही कहता है भय एक प्रकार का विकार है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु या स्थिति से असहज हो जाता है। वही चीज़ें है जिसमें व्यक्ति किसी भी कंडीशन में या फिर किसी भी वस्तु से अपने आप को असहज, अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है, ठीक है, और स्वयं को परेशान महसूस करता है। और जैसे ही आपको किसी भी कंडीशन में आप अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, असहज आपको लगेगा, तो जाहिर सी बात है आप वहाँ पे परेशान महसूस करेंगे खुद को। और जब जैसे आपको लगेगा कि हम परेशान हैं, हम अनकंफर्टेबल है, असहज है, तो आपको लगेगा कि आपको चारों साइड से आपके खतरा उत्पन्न हो चुका है, ठीक है। उससे आप जो है बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाएंगे, जिसे हम लोग भय कहते हैं, ठीक है। और अनेकों कारणों के भय का भी अलग अलग प्रकार होता है। तो नॉर्मली देखा जाए डर, जिसे फोबिया कहते हैं, भय कहते हैं, भय एक विकार है, यह एक मानसिक विकार ही है जिसमें व्यक्ति किसी भी वस्तु से, किसी भी स्थिति में, ठीक है, अपने आप को असहज महसूस करता है
और स्वयं को परेशान महसूस करता है। असहज के साथ में वह परेशान होने लगता है, ऐसा महसूस होने लगता है व्यक्ति को, और उससे ऐसा लगता है कि हमारे चारों ओर जो है कोई ना कोई घटना होने वाला है, कोई ना कोई खतरा उत्पन्न हो चुका है, ऐसा महसूस करने लगता है। और यही जो है भय कहलाता है, मीन्स डर कहलाता है, फोबिया कहलाता है। समझ गए? इसके अब ये जो फोबिया यानी जो भय है, इसके कई कारण हो सकते हैं। कई कारण होते हैं भय उत्पन्न होने का या डरने का, जिसके अलग अलग प्रकार के अलग अलग रीजन के आधार पर अलग अलग भय होते हैं। ठीक है, अब भय का वर्गीकरण किया गया है, आपके सामने में है। अब भय का बहुत सारे वर्गीकरण है। कोई व्यक्ति देखते होइएगा, कोई कारण नहीं रहेगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ब्लड कटने, किसी को कट जाता है, फट जाता है और ब्लड जाने लगता है, तो कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा जो उसको खून देखकर डर लगेगा, वह व्यक्ति भागेगा। जबकि एक ब्लडिंग होना एक नेचुरल गुण है, किसी को कटेगा फटेगा तो ब्लडिंग तो होगा ही, लेकिन उसको देखकर अगर डर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं समस्या है। ठीक है, उसी प्रकार से देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति को शादी से भी डर लगना, जिसे हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे, शादी से भी व्यक्ति को डर लगता है। ऐसा कंडीशन होगा जो बहुत सारे व्यक्ति को शादी करने के नाम सुनते ही डर लगने लगता है, तो यह भी एक समस्या होता है। जबकि शादी करना एक नेचुरल है, एक स्वाभाविक है आदमी का, और अगर उससे डर लग रहा है मतलब बिना किसी कारण का है, अपने आप को आप जो है उसके नाम सुनते ही, उस स्थिति में होते ही जो है आप अपने आप को खतरा महसूस करने लगते हैं, लगता है कि आपको डर है, शादी करना है गलत है। तो यही जो है दिक्कत है। कोई व्यक्ति को देखते होइएगा अंधेरा में वह नहीं निकल पाता है अकेला, यानी उसको अंधेरा से डर लगता है। कोई व्यक्ति होता है जिसको प्रकाश में जाने से डर लगता है, भले यह बहुत चुनिंदा लोगों को होता है, लेकिन होता है। ठीक है, बहुत सारे प्रकार है, अलग अलग स्थिति के आधार पर, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग लक्षणों के आधार पर बहुत सारे भय के प्रकार है, जिसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, बस आपको देखना है। देखिए, पहला है भय का एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का देख लीजिए, एगोराफोबिया का मतलब होता है कि भीड़ से डर लगना, भीड़ से डर लगना। अब भीड़ से डर लगने का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको किसी दूसरे व्यक्ति से या भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से वह डरता है। वह अपने आप को अकेला रहना अच्छा पसंद करेगा, ज़्यादा इधर उधर घूमना पसंद नहीं करेगा। तो एगोराफोबिया वही होता है कि या तो अकेला रहना वह चाहेगा, या फिर उसे भीड़ से बहुत डर लगना। भीड़ से बहुत डर लगना मतलब अकेला रहना, तो वही चीज़ें हैं। तो एगोराफोबिया वही होता है कि यह एक फोबिया का बहुत गंभीर किस्म का जो है समस्या होता है, और ऐसे स्थानों अथवा ऐसे कंडीशन होने पर डर जाता है जिससे बचना बहुत मुश्किल है। अब एक आदमी है, कहीं ना कहीं तो भीड़ में उसको सामना करना ही है, चाहे वो बाजार गया, चाहे वो दुकान पे गया, चाहे वो मार्केट गया, नॉर्मल जीवन में जी रहा है, तो उसको तो भीड़ से सामना करना ही पड़ेगा। अब क्राउड वाला जगह पर वह जाएगा जहाँ पे भीड़ लग जाएगा अचानक, जहाँ कुछ है, तो उस स्थिति से उसको डर उत्पन्न हो जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ी किस्म की, बहुत गंभीर किस्म की यह फोबिया होता है, जिसे हम लोग भीड़ से डर लगना या फिर अकेले रहना यानी एगोराफोबिया कहते हैं। यानी इसमें एगोराफोबिया जिसको होता है वह भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना चाहेगा, उसको बहुत ज़्यादा क्राउड होने पर वह अपने आप को असहज महसूस करने लगेगा, खतरा महसूस करने लगेगा, यानी वह उसे भीड़ से डर लगेगा। ठीक है, तो पहला हो गया एगोराफोबिया। दूसरा होता है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया कहने का मतलब है कि अजनबी लोगों से मिलने की परिस्थिति में तर्कहीन डर इस फोबिया का आवश्यक लक्षण है। ठीक है, विशेष प्रकार के सामाजिक फोबिया में लोगों के सामने बोलने, खाते लिखते समय डर लगना शामिल है। ठीक है, वह ऐसा व्यवहार कर सकता है जो उसे परेशानी में डाल देगा। सोशल फोबिया का मतलब होता है, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। सोशल फोबिया कहने का मतलब है कि इसमें व्यक्ति को सोशल फोबिया यानी सामाजिक कल्चर से, सामाजिक सक्रियता से डर लगेगा। मतलब वह समाज में किसी के दूसरे के सामने खाना, बोलना, चलना, ठीक है, कुछ करना, हिचकिचाहट इसमें लाएगा। उसे डर लगेगा किसी दूसरे के सामने परफॉर्म करना, बोलना, चलना, खाना पीना। ठीक है, यानी दूसरे के सामने में, समाज में वह अपने आप को असहज महसूस करेगा किसी भी चीज़ में, तो वही जो है सोशल फोबिया होता है। देखते होइएगा बहुत लोग जो है किसी दूसरे लोग के सामने में या जहाँ पे 4 व्यक्ति रहेगा वहाँ पे बोलना उसको जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, बोल नहीं पाता है अपने बातों को। ठीक है, उसे डर टाइप का लगेगा कि हम कैसे बोले, क्या सोचेगा, क्या कहेगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का भय ही होता है जो आदमी अपने अंदर की बातों को 5-10 या 1-2 व्यक्तियों के बीच में नहीं बोल पाता है।
तो यह एक प्रकार के, या किसी के सामने खा नहीं पाता है, ठीक है, किसी के सामने कुछ लिख नहीं पाएगा, तो ये सब एक सामाजिक फोबिया में आता है। बातें को समझ गए? चलिए तीसरा है, यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे है तीसरा है, देख लीजिए आपके सामने में तीसरा जो टाइप्स है वह है स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया का मतलब होता है कि विशिष्ट फोबिया। विशिष्ट फोबिया का मतलब होता है कि इससे पहले साधारण फोबिया भी कहा जाता था, ठीक है। इस फोबिया का मुख्य लक्षण होता है लंबी अवधि तक किसी विशेष वस्तु अथवा परिस्थिति के उपस्थिति में अकारण डर लगना। देखिए विशिष्ट स्पेसिफिक फोबिया कहने का मतलब है कि किसी विशिष्ट मतलब किसी स्पेसिफिक के चीज़ों के कारण किसी स्पेसिफिक कंडीशन में होने से डर लगना, ठीक है। मतलब स्पेशल किसी चीज़ से स्पेशली अपने आप को असहज महसूस करना, ठीक है, उस कंडीशन में अकारण डर लगना, ये जो है विशिष्ट होता है, जो किसी विशेष चीज़ों के प्रति होता है, जो कई प्रकार के हो सकते हैं, इसीलिए इसे स्पेसिफिक फोबिया जो है कहा गया है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है। अब जो है स्पेसिफिक फोबिया है, विशिष्ट फोबिया है, जो किसी विशेष परिस्थितियों में होता है, तो इसके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार है, देख लीजिए। जैसे है जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक्रोफोबिया है। एक्रोफोबिया का मतलब होता है कि ऊंचाई से डर, ठीक है। अब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऊंचा देखिएगा, चढ़ने से वो जो नहीं चढ़ेगा उसको डर लगने, या बहुत ज़्यादा ऊंचा होने पर उसको डर लगने लगेगा। एक्वाफोबिया होता है जिसे पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया भी वही होता है, जल से डरना। एक्वाफोबिया पानी से डर लगना, ठीक है। गेमोफोबिया, गेमोफोबिया मतलब मैमो देख लीजिए यहाँ पे गेमोफोबिया, मैमोफोबिया लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या है गेमोफोबिया, मैं आपको बताता हूँ। तो एक्रोफोबिया तो बता दिए कि ऊंचाई से डर लगना, एक्वाफोबिया तो बता दिए कि पानी से डर लगना, ठीक है। और गेमोफोबिया का मतलब होता है विवाह से डर लगना। मैंने पहले ही बताया कि कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसको विवाह के नाम सुनते ही उसके अंदर एक अलग प्रकार का डर उत्पन्न हो जाता है, अपने आप को असहज महसूस करने लगता है। उसको विवाह नाम सुनते ही जो है अपने आप को सोचता है कि हम भारी खतरा में पड़ रहे हैं। तो यही होता है विवाह से डरना, यानी गेमोफोबिया। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा तो लिखना पड़ेगा ये सब। जेनोफोबिया होता है। जेनोफोबिया का मतलब होता है, आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखिए, तो जेनोफोबिया का मतलब, गेमोफोबिया तो समझ गए विवाह से डर लगना। जेनोफोबिया का मतलब होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से ही व्यक्ति डरता है। एक है जो विवाह से भी डरेगा, और एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसको सेक्स के नाम सुनते ही उसको अंदर डर लगने लगता है, तो वह होगा आपका जेनोफोबिया। और ऐसे जिस व्यक्ति में सेक्स के नाम सुनते ही उसको डर लगता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उससे जो है जेनोफोबिया हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जीनोफोबिया। यहाँ पे जेनो है, GENO है, और यहाँ पे है जीनोफोबिया। अब याद कैसे कीजिएगा मैं बता देता हूँ। देखिए गेमोफोबिया है तो जी है गेमो मतलब मैरिज से, ठीक है, और विवाह से डर लगना, और विवाह के बाद ही आदमी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो विवाह के बाद जेनो आ जाएगा, AVG से AVG से गेमो होगा तो मैरिज, और जेनो होगा तो सेक्सुअल, ठीक है, इससे डर लगना। ऊपर में क्या था एक्वाफोबिया। एक्वा मतलब क्या होता है जल, वाटर, पानी, और फोबिया मतलब भय, मतलब पानी से भय, ठीक है, याद रखिएगा ये, ओके। तो ऐसे याद रखिएगा। अब आता है यहाँ पे जेनोफोबिया। जेनो मतलब अजनबी से डर लगना, कुछ ऐसे व्यक्ति से मिलना जिससे कभी मिले नहीं हैं, वो हमारे लिए अजनबी है, और अजनबियों से डर लगना, किसी अनजान व्यक्तियों से मिलने पर डरना, यह होता है जीनोफोबिया, ठीक है। जूफोबिया का मतलब होता है कि जानवरों से डर लगना। अब ऐसे व्यक्ति होता है कि जो व्यक्ति देखिएगा भले उसको वह जानवर उससे घुसेड़ दे, लेकिन व्यक्ति जानवर के पास जाएगा जरूर, उसको कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे जानवरों से डर जाते हैं, तो यानी वो होता है जूफोबिया, जेनोफोबिया, ठीक है। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है, देखिए क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है क्लोज स्थान से, यानी बंद स्थान से डर लगना। अब भूतिया बंगला हो गया, या ऐसे बंगला है जो बंद रहता है हमेशा, तो वैसे स्थानों पर बहुत ऐसे लोग होंगे जो चले जाएंगे, उनको कोई डर भय नहीं लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो बंद पड़े हुए स्थानों में जाने से उनको डर लगता होगा, तो वही होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। याद रखिएगा, C फॉर क्लोज और C फॉर क्लॉस्ट्रो, ठीक है। CL से क्लॉस्टर और CL से क्लोज, ओके।
अब आता है क्रोमोफोबिया। क्रोमो मतलब होता है रंग बिरंगे, ठीक है। तो रंगों से डर लगना, इसे क्रोमोफोबिया कहते हैं, याद रखिएगा। सी फॉर कलर, सी फॉर क्रोमोफोबिया, ओके। हेमोफोबिया जो हेमेटोलॉजी होता है, उससे हम लोग ब्लड को इंडिकेट करते हैं, तो रक्त से डर लगना हेमोफोबिया में आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है नाइक्टोफोबिया। एन से होगा नाइट और एन से ही होता है नाइक्टो। तो नाइक्टो मतलब नाइट में, मतलब अंधेरा से डर लगना, समझ गए। फार्मेकोफोबिया मतलब होता है कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनको दवाई देखकर ही डर लगता है, ठीक है, दवाई से वो भागते हैं। तो फार्मेकोफोबिया का मतलब ही होता है कि औषधि, दवाई से डरना, ठीक है। जूफोबिया जानवरों से डर बता चुके हैं। तो ये सब आपके डर का अलग अलग उदाहरण है, अलग अलग प्रकार है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आपको जो है इसको एक दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, कुछ नहीं है, बस एक दो बार रिपीट कीजिएगा तो याद हो जाएगा। अब आता है कि भय का आखिर कारण क्या होता है, भय का कारण क्या होता है। तो चलिए, भय का अलग अलग कारण के आधार पर बांटा गया है। पहला आता है लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी के आधार पर भय एक कारण बनता है। भय का जो कारण लर्निंग थ्योरी होता है, इस अवधारणा के अनुसार तनाव युक्त उत्तेजक आ कारण ही भय उत्पन्न करता है। देखिए, लर्निंग थ्योरी कहने का मतलब है लर्निंग थ्योरी कैसे कारण बनता है। तो कहता है कि इस अवधारणा, लर्निंग थ्योरी एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है जिसके कारण व्यक्ति में डर उत्पन्न होता है। कैसे? इस अवधारणा के अनुसार, यानी लर्निंग थ्योरी के अनुसार, स्ट्रेस मतलब तनाव युक्त कुछ ऐसे उत्तेजक, ऐसे स्टिमुलेट जो स्ट्रेस उत्पन्न करता हो, और वैसे चीज़ जो स्ट्रेस उत्पन्न करता हो वह बिना किसी कारण के भय उत्पन्न कर देता है। देखिएगा, जब कोई व्यक्ति तनाव की स्थिति में होता है तो वह काफ़ी ज़्यादा बिना किसी कारण के डरा हुआ रहता है। तो लर्निंग थ्योरी भी वही कहता है कि लर्निंग थ्योरी के अनुसार तनाव युक्त उत्तेजक, अब उत्तेजक में कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई वस्तु, कुछ भी स्थिति, कुछ भी हो सकता है, तनाव युक्त उत्तेजक अकारण ही भय उत्पन्न करता है। मतलब कुछ ऐसे स्ट्रेसफुल चीज़ें जो बिना किसी कारण के डर उत्पन्न करता है। तो यह लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा है साइकोडायनोमिक थ्योरी। साइकोडायनोमिक थ्योरी क्या कहता है? तो साइकोडायनोमिक के अनुसार आत्मा की दमनात्मक प्रक्रिया के असफल होने पर सेकेंड रक्षात्मक प्रक्रिया के रूप में विस्थापन होता है। साइकोडायनोमिक थ्योरी ये कहता है कि जब हमारे आत्मा जब कोई चीज़ों को चाहता है और हम उससे दमन कर देते हैं, मतलब सप्रेस कर लेते हैं, और उस सप्रेस को करने में हम असफल हो जाते हैं, तो वह जो है व्यक्ति के अंदर डर उत्पन्न करता है। जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस चीज़ों से नहीं डरना है, हम इस चीज़ से नहीं डरेंगे, अंदर सोचता है आदमी कि हम इस चीज़ से अब की बार पार पा लेंगे, अब की बार नहीं डरना है, लेकिन जैसे ही उस सामने जाएगा, सामने बोलती बंद। जैसे कोई अजनबी व्यक्तियों से बोलना है, ठीक है, किसी व्यक्ति के सामने, दो चार व्यक्तियों के सामने कुछ भाषण देना है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम भाषण नहीं दे रहे हैं, अकेला में है, दिल में सोच रहे हैं कि नहीं हम एकदम जो है भाषण अब की बार गर्दा उड़ा देंगे, एकदम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जैसे ही व्यक्तियों के सामने जाते हैं तो मेरा जो अंदर का जो आत्मा है काम नहीं करता है, नहीं बोल पाते हैं, एक वर्ड भी नहीं बोल पाते हैं। जैसे ही पीछे हटे, एकदम लगा कि हाँ एकदम हम अब की बार फाड़ देंगे, बोल देंगे, लेकिन जैसे ही सामने गए सारा बोलती बंद, यानी डर गए। तो यही साइकोडायनोमिक थ्योरी कहता है कि इसके अनुसार दमनात्मक प्रक्रिया के असफल होने पर, मतलब हमारे अंदर जो सप्रेस चीज़ें हैं उसको असफल हो जाता है सप्रेशन करने में, तो जो सेकेंड रक्षात्मक प्रक्रिया के रूप में यह डिस्प्लेस्ड कर जाता है, विस्थापन होता है, ठीक है। यानी हम अपने अंदर के दबे हुए चीज़ों को दूसरे के सामने में पुनः प्रकट करने में असफल हो जाते हैं, जिसके कारण हम जो है डर की भावना हमारे अंदर बना रहता है। तो यह भी एक कारण है, ठीक है। आगे है, तीसरा है कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी का मतलब होता है कि इसके अनुसार नकारात्मक व अकारण सोच लोगों के अंदर भय पैदा कर देता है। कॉग्निटिव थ्योरी ये कहता है कि निगेटिव थॉट और बिना किसी कारण के आप सोचेंगे तो आपके अंदर भय पैदा कर ही देगा। तो कॉग्निटिव थ्योरी का कंसेप्ट बहुत तगड़ा है। कॉग्निटिव थ्योरी के अनुसार भय का जो कारण होता है वह निगेटिव थॉट और बिना किसी कॉज, बिना किसी कारण, अकारण के सोच जो है लोगों के अंदर भय पैदा कर देता है। तो लर्निंग थ्योरी क्या बोलता है समझ गए, कॉग्निटिव थ्योरी क्या बोलता है समझ गए, साइकोडायनोमिक थ्योरी क्या कहता है समझ गए, और यही तीन कारण, इसी तीन के आधार पर जो है डर का कारण बनता है व्यक्ति के अंदर, मैंने आपको बता दिया। तीनों याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा तो लर्निंग थ्योरी लिख दीजिएगा। बस लर्निंग थ्योरी यही कहता है कि तनाव युक्त उत्तेजक जो है अकारण भय उत्पन्न करता है। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर
स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो बिना किसी कारण के है वह भय उत्पन्न करेगा। ठीक है, साइकोडायनोमिक कहता है कि हम भय को, हम सामने किसी चीज़ को जिससे हमको डर लगता हो उससे हम दमन कर कर यानी सप्रेस कर कर और हम उससे विस्थापन करके हम कोशिश करते हैं कि हम ये चीज़ को करें, लेकिन साइकोडायनोमिक कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जो है जैसे ही आप बढ़ेंगे आगे तो आप जो है वहाँ पे फिर से जो है आपका दमनात्मक जो चीज़ें हैं जो अपने अंदर आप सप्रेस कर लिए हैं कि जो अगर हमको डर लगता है, ठीक है, डर लग रहा है हमको किसी व्यक्ति, जैसे हमको विवाह से डर लग रहा है, ठीक है, विवाह से डर लग रहा है, वो हो गया गेमोफोबिया। अब हम विवाह के नाम सुने कि विवाह के बातचीत चल रहा है, हम डरने लगे, काफ़ी ज़्यादा विवाह के नाम सुनते ही डरने लगे। ठीक है, लेकिन हमें तो अब एक व्यक्ति जन्म लिया है तो कभी ना कभी शादी उसको करना ही है। ठीक है, अपवाद में कोई व्यक्ति नहीं करता, वो बात अलग है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि कब तक हम डरेंगे, नहीं अब कर लेंगे, अब कर लेंगे, लेकिन जैसे ही कुछ बातें और चलने लगे फिर से डर जाते हैं। मतलब हम एक समय ये सोच रहे हैं कि नहीं, हम अपने अंदर जो डर है उसको दमन कर ले, उसको सप्रेस कर ले और शादी के लिए रेडी हो जाए, लेकिन इस दमन करने में, इसे अपने अंदर सप्रेस्ड करने में, दमन करने में असफल हो जाते हैं तो फिर हमारे डर जो है हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो यही साइकोडायनोमिक थ्योरी कहता है कि असफल हो जाएंगे सप्रेशन में, दमन करने में। ठीक है, जो कारण बनेगा भय का। तीसरा है कॉग्निटिव थ्योरी, कहता है कि निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव थॉट और बिना किसी कारण के जो है थिंकिंग करने से जो है व्यक्ति के अंदर डर यानी भय का चीज़ें आ जाता है। तो ये हो गया आपका तीनों के अकॉर्डिंग कारण जो कि मैंने बता दिया। अब भय के क्या लक्षण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी व्यक्ति में फोबिया होता है किसी चीज़ के प्रति तो उसके अंदर क्या लक्षण जो है दिख सकते हैं। तो चलिए लक्षण बताते हैं। भय यानी डर के बहुत सारे लक्षण होते हैं। ठीक है, क्या क्या लक्षण होंगे? किसी वस्तु या स्थिति से लगातार व अकारण डर। जब आपके अंदर भय आएगा, डर आएगा, तो आप किसी वस्तु से या किसी कंडीशन में अपने आप को लगातार जो है अकारण, बिना किसी कारण के डरने लगिएगा। ठीक है, उस वस्तु या स्थिति को देखने से व्यक्ति अनियंत्रित होना। अब जैसे ही आपको किसी कंडीशन में या किसी वस्तु से आपको डर लगता हो तो आप उसको देखते ही जो है क्या होगा, आप अनकंट्रोल हो जाएंगे, अनियंत्रित हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, हमें अगर सपोज डेट मानते हैं, अगर हमें भूत से अगर डर लगे, मैं एक बात कहता हूँ, भूत से और डर लगे तो क्या हम भूत के पास जाएंगे? भूत को देखते ही हम भागेंगे, अनकंट्रोल हो जाएंगे, तुरंत वहाँ से भागना प्रयास करेंगे, और अगर भागने का कोई ऑप्शन नहीं है तो चिल्लाएंगे, चीखेंगे, अनकंट्रोल हो जाएंगे, यही ना करेंगे। तो वही चीज़ें होता है कि उस वस्तु या स्थिति से जिससे व्यक्ति बिना किसी कारण के डरने लगे तो व्यक्ति देखते ही अनियंत्रित हो जाता है। समझ गए, ये भी लक्षण है। डरावनी वस्तु या स्थिति से व्यक्ति तुरंत चिंता में पड़ना। अब ऐसे वस्तु है जिससे देखने से डर लगता है, ठीक है, जिस स्थिति में होने से डर आपको लग सकता है, बट रियलिटी में वह वस्तु कोई हानिकारक है नहीं। ठीक है, यानी देखने से, समझ गए, उस स्थिति में होने से आपको महसूस होगा कि हाँ हम डर गए, डरेंगे इससे देखते ही, लेकिन वास्तव में वह वस्तु जो है डरने वाला चीज़ है नहीं, स्थिति डरने वाला है नहीं, लेकिन व्यक्ति जो है उस डरावनी वस्तु या स्थिति से व्यक्ति तुरंत चिंता में पड़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या है फोबिया का, तो वह डरावनी वस्तुओं और स्थितियों से तुरंत चिंता में पड़ जाता है। ठीक है, और चूँकि फोबिया एक एंजाइटी ही है, फोबिया एक चिंता ही है, समझ गए, जिसमें व्यक्ति का बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ जाता है किसी चीज़ के प्रति। मूर्छित होना। अब फोबिया का एक और लक्षण है कि ज़्यादा अगर व्यक्ति भयभीत हो जाता है तो व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। देखते होइएगा कि जब व्यक्ति कोई बहुत ज़्यादा ब्लड देख लेता है, जिसको ब्लड के प्रति डर है, और वह ब्लड बहुत ज़्यादा देख लेगा तो वह व्यक्ति बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाएगा। देखते होइएगा आप लोग। तो मूर्छित होना भी एक लक्षण है। उत्पात मचाना। ठीक है, उत्पाद नहीं होगा, यहाँ पे त होगा। तो उत्पात मचाना। अब जो व्यक्ति भय से डरता होगा तो देखिएगा ऐसे कंडीशन या ऐसे वस्तु के आसपास जाते ही व्यक्ति उत्पात मचाने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगेगा। खुले व सार्वजनिक स्थानों पर जाने से डरना। अब जो व्यक्ति को खुले जगहों में जाने से या बंद स्थानों में जाने से या भीड़ भाड़ वाले इलाके से डर लगता हो तो उसको जो है खुले स्थान या सार्वजनिक स्थानों पर जाने से भी डर लगेगा, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर जाएगा तो वहाँ पे तो भीड़ भाड़ मिलेगा ही मिलेगा, तो उससे डरेगा व्यक्ति। दैनिक कामों को कम हो जाना। अब जब व्यक्ति अनेक स्थितियों से डरने लगता है तो उसका दैनिक काम जो है क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा, कम जाएगा। उसकी अधिक तीव्रता से व्यक्ति अपने आप को घर में बंद कर लेता है। ठीक है,
अब होता यह है डर यानी फोबिया। फोबिया जो है उसकी अधिक तीव्रता से व्यक्ति अपने आप को घर में बंद कर लेता है, ठीक है। अब जो व्यक्ति को भीड़ से डर लगता हो तो वह अकेला रहना चाहेगा, वह व्यक्ति अकेला रहेगा, अपने आप को घर में बंद रखेगा, किसी से मिलना जुलना ज़्यादा नहीं चाहेगा। तो अधिक प्रभाव पड़ने से व्यक्ति अपने आप को घर में बंद करने लगता है, ठीक है। आतंकी विचार, जो व्यक्ति फोबिया का हो जाता है वो बहुत ज़्यादा हिंसक भी हो सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और भी सारे लक्षण हो सकते हैं, जितना भी मैंने प्रकार बताया है वह सब आ जाएगा इसके लक्षण में, कि शादी से डरना, ठीक है, बंद स्थान से डरना, ऊंचाई से डरना, ये सब इसके लक्षण में आ जाएंगे, ठीक है। तो सारा चीज़ लिख दीजिएगा। अब आता है कि आखिर किसी को भय अगर होता है, फोबिया होता है, जो किसी स्थिति में किसी वस्तु से बिना किसी कारण के डरे, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ट्रीटमेंट के लिए अगर आप दवाई देना चाहते हैं, फार्मेकोलॉजी के अगर उपयोग करना चाहते हैं, दवाई का उपयोग करके ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले, चूँकि फोबिया एक एंजाइटी है, भय जो है एक चिंताग्रस्त बीमारी है, ठीक है। तो इसके लिए चिंता का दवाई एंटी एंजाइटी दवाई देते हैं। अब एंटी एंजाइटी दवाई जो है यह व्यक्ति के कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा प्रभावित हो उसी हिसाब से इसमें अलग अलग दवाई आता है, अलग अलग वर्ग का। तो एंटी एंजाइटी में नॉर्मल ड्रग डाइजापाम आता है, ठीक है, जिसको व्यक्ति को दिया जा सकता है। नॉर्मल व्यक्ति भी जो है इसको, जो हल्का फल्का ग्रसित है, वह भी जो है डाइजापाम का उपयोग कर सकता है, ठीक है। बाकी अगर डर किसी चीज़ से अगर बहुत ज़्यादा डर लगे बिना किसी कारण, तो आप मानसिक डॉक्टर से ज़रूर दिखाना चाहिए, ठीक है। दूसरा दवाई क्या है, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाए तो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ चलता है, जिसे हम लोग सर्ट्रेलाइन कहते हैं, ठीक है, सेट्रालाइन कहते हैं। सेट्रालाइन दवाई एंटी डिप्रेसेंट का, जो कि आप बिल्कुल दे सकते हैं पेशेंट को। मैं बताता हूँ, ये सिर्फ पढ़ाई के लिए है, ठीक है। आप अपने मन से डॉक्टरी मत करने लगिएगा कि कोई व्यक्ति डरे या कुछ हो तो उसको ये पढ़े हैं तो आप अपने मन से दवाई देने लगिएगा। आप डॉक्टर नहीं हैं, आप नर्स के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको अपने मन से दवाई देना नहीं पड़ता है, समझ गए। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही आपको इलाज करना रहता है। जानकारी के लिए नॉलेज रखना चाहिए। दूसरा है मनोचिकित्सक साइकोथेरेपी, ठीक है। साइकोथेरेपी में अब भय जो होता है, भय के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो थेरेपी है वो यही साइकोथेरेपी है। साइकोथेरेपी में बिना किसी दवाई के, बिना किसी मशीन के उपयोग किए हुए व्यक्ति को ट्रीटमेंट किया जाता है, और इसीलिए यह काफ़ी ज़्यादा यूजफुल माना जाता है। न इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है और न व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा ये हावी होता है। इसका कोई जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत उपयोगी होता है। अब इसके लिए अगर व्यक्ति को व्यवहार में समस्या है तो उसके व्यवहार के परिवर्तन किया जाता है बिहेवियर थेरेपी से, जो कि एक साइकोथेरेपी का ही प्रकार है। व्यक्ति को अगर सपोर्टिव थेरेपी चाहिए, उससे अगर सहायता की ज़रूरत हो, सहायता करने की अगर बात आए, तो उसके लिए सपोर्टिव थेरेपी चलाया जाता है, जो कि साइकोथेरेपी का ही प्रकार है, ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण साइकोथेरेपी है, ठीक है। एक बिहेवियर थेरेपी, और बिहेवियर थेरेपी में ही कॉग्निटिव थेरेपी आता है, ठीक है। कॉग्निटिव थेरेपी जो है आपके इसी में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। CBT जिसको हम लोग कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसी में ही आता है, ठीक है। और एक आता है आपका सपोर्टिव थेरेपी, याद रखिएगा। ये हो गया साइकोथेरेपी, फार्मेकोलॉजी में हो गया, वो बता दिए मैंने। अब यहाँ पे नर्सिंग प्रबंध है। एक व्यक्ति जो किसी कारण, बिना किसी कारण के किसी स्थिति में किसी वस्तु से डर रहा है, डर जाता है, तो उसके लिए आप क्या प्रबंध करेंगे। तो आपके सामने में है नर्सिंग प्रबंध। आप अपने हिसाब से जितना मन उतना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मरीज के भय के कारणों का पता लगाए, मरीज किस कारण से डर रहा है उसका पता लगाए। मरीज को सुरक्षित वातावरण प्रदान करें, यानी जिस वातावरण में उसको डर लग रहा है उससे हटाकर उसको सिक्योरिटी यानी सुरक्षित वातावरण प्रदान करें। मरीज की वस्तु स्थिति के प्रति धनात्मक थिंकिंग यानी पॉजिटिव सोच पैदा करें, क्योंकि अभी ऊपर आप लोग कॉग्निटिव जो है थेरेपी में देखे हैं कि व्यक्ति निगेटिव और बिना किसी कारण के ज़्यादा सोचने से जो है डर जाता है। तो धनात्मक सोच पैदा करें, मरीज की स्थिति व वस्तु से दूर रखें जिससे व्यक्ति डरता हो। मनोचिकित्सक की सलाह लेना, यानी जो साइकोथेरेपिस्ट है, जो साइकोलॉजिस्ट है, जो मन के रोग बीमारी को देखते हैं, यानी जिसे साइकेट्रिस्ट कहते हैं, उनसे सलाह जरूर लेना चाहिए। सही तरीके से वह पर्याप्त उपचार देना चाहिए ताकि पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। तो यही कुछ जो है आपको प्रबंध है। आप और सारे प्रबंध लिख सकते हैं। जिनको इंग्लिश में चाहिए, मैंने यहाँ पे इंग्लिश दे रखा है, आप अपने तरीक़ा से इंग्लिश में चाहें तो इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो इंग्लिश वाले जो भी मेरे डियर हैं, आप लोग यहाँ से इंग्लिश ले लीजिए। मैं यहाँ पे इसीलिए मैं आपको इंग्लिश थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो उम्मीद है आप लोग फोबिया को अच्छे से समझे होंगे।
फोबिया को अच्छे से आप लोग अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो फोबिया को समझना बहुत महत्वपूर्ण था। मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। अब आपका काम है कि इसे अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना, और इस प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है।